हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूं मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्ट 2, जिसमें हम नॉन फेरस मेटल्स के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फेरस मेटल्स के बारे में बात की थी, उसी के क्रम में इस वीडियो में हम नॉन फेरस मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्ट 2, नॉन फेरस मेटल्स। तो थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं। जो मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उनको हमने दो जनरल कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर मेटल्स भी दो तरह के हमने डिस्कस किए थे, फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स वो होते हैं जिसमें आयरन मेन कंपोनेंट होता है। नॉन फेरस मेटल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चार्ट भी अपने पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें हमने फेरस नॉन फेरस के बारे में बात की थी। हमने फेरस मेटल्स में प्योर फेरस मेटल्स जिसमें आयरन होता है, और उसके बाद अलॉयज होते हैं जिसमें स्टील या हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारे तरह की स्टील्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नॉन फेरस मेटल्स में प्योर नॉन फेरस मेटल्स होते हैं, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सब नॉन फेरस मेटल्स हैं। और इनके अलावा कुछ अलॉयज भी होते हैं जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ये सब अलॉयज होते हैं नॉन फेरस मेटल्स की। तब चलिए डिस्कस करते हैं नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं। नॉन फेरस मेटल्स और उनके अलॉयज में आयरन एज अ प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत आयरन हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट या प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन नहीं होता। इनमें एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज, कॉपर और कॉपर के अलॉयज, निकल के अलॉयज, क्रोमियम उसके अलॉयज आते हैं। साथ ही इसमें रेडियोएक्टिव मेटल्स, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये भी सब जो न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होते हैं वो भी नॉन फेरस मेटल्स में ही आते हैं। बात करते हैं पहले एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज की। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बाद थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि तीसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट एल्यूमिनियम है। और अगर मेटल की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है। ये स्ट्रांग होता है, लाइट वेट होता है, इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव होता है और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिस वजह से इन प्रॉपर्टीज को हम अलॉय बना करके इंप्रूव भी कर सकते हैं। इसलिए थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उस वजह से ये इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन जैसे वायर्स बनाने में, कंडक्टर्स बनाने में इस बहुत आइडियल है ये इलेक्ट्रिक इन चीज़ों के लिए। जो इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है वो इसे स्ट्रक्चरल अप्लायंसेस, इंजन कंपोनेंट्स बनाने में बहुत मददगार होता है। साथ ही साथ ये इंफ्रारेड और विजिबल रेडिएशंस के लिए हाई रिफ्लेक्टिव होता है, जिस वजह से ये हेडलाइट में, लाइट फिक्चर्स में और बहुत सारे इंसुलेशंस में यूज किया जाता है। ये पेंट पिगमेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम के जो अलॉयज होते हैं वो लो टेम्परेचर एप्लीकेशन जैसे -150 डिग्री सेल्सियस तक यूज किए जा सकते हैं। ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय है। इसमें 4% कॉपर, 0.6% Mg, 0.5% मैंगनीज होता है। इसका यूज प्राइमरली हम एयरक्राफ्ट की बॉडीज वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि लाइट वेट होता है तो एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। एल्यूमिनियम सिलिकॉन के अलॉयज और एल्यूमिनियम जिंक मैग्नीशियम के अलॉयज बहुत कॉमन है। इन अलॉयज का यूज स्टोरेज वेसल्स, रिएक्शन वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स और एब्जॉर्प्शन कॉलम्स बनाने में यूज होता है। इसके बाद आते हैं कॉपर एंड इट्स अलॉयज। कॉपर सदियों से बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होता रहा है, बहुत सारे यूजेस हैं कॉपर के। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए किचन प्रोडक्ट्स में, वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में, पाइपिंग, ट्यूबिंग, इन सब चीज़ों में बहुत यूज होता है। कॉपर और जिंक का जो अलॉय है वो होता है ब्रास। इसमें 45% तक जिंक हो सकती है। जिंक ऐड किया जाता है जिससे कि स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बढ़े।
ब्रास कई तरह का होता है, अलग अलग फार्मूलाज हैं ब्रास के डिपेंडिंग ऑन द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कॉपर और 45% जिंक। ब्रास का यूज डेकोरेटिव मेटल प्रोडक्ट्स बनाने में, पाइपिंग ट्यूबिंग में, कार्ट्रिजेस बनाने में, और बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं जो जिसमें कॉपर यूज होता है, कॉपर की तरह ही इसका यूज किया जाता है। कॉपर का दूसरा अलॉय है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेनली कॉपर और टिन का अलॉय है। जैसा ब्रास के साथ है वैसे ही ब्रॉन्ज के साथ भी है कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए इसमें अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है। जैसे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, टिन ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, निकल ब्रॉन्ज, सिलिकॉन ब्रॉन्ज, ये सब ब्रॉन्ज के टाइप हैं। जब टिन इसमें अलॉय होगा तो टिन ब्रॉन्ज हो जाएगा, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज हो जाएगा, निकल के साथ मिक्स होगा कॉपर तो निकल ब्रॉन्ज हो जाएगा। ब्रॉन्ज का यूज बियरिंग्स बनाने में, कुछ स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में, डेकोरेटिव यूजेस हैं, और बेसिकली इसका यूज वहां किया जाता है जब दो मेटल टकराए और स्पार्क प्रोड्यूस ना हो। इस वजह से इसका यूज जब एक्सप्लोजिव या फ्यूल्स या फ्लेमेबल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है या हैंडलिंग होती है तो उसमें यूज किया जाता है। स्टैचूज बनाने में भी यूज किया जाता है इसका, और ब्रॉन्ज मेडल का आपने नाम सुना ही है कि मेडल वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक नॉन फेरस मेटल है। ये लाइट मटेरियल है, एल्यूमिनियम से भी हल्का है ये, और ये प्राइमरली सी वाटर से में मिलता है। ये बहुत एक्टिव मेटल है। जब इसको जलाया जाता है तो ये इंटेंस हीट एंड लाइट देता है। इसका मेन पर्पस जो होता है वो एज अ अलॉइंग मटेरियल की तरह यूज होता है। ये अलॉय बनाने में काम आता है स्टील वगैरह के साथ। जब हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो चाहिए तो इसका पर्पस इसको यूज किया जाता है, जैसे कि एक्सटेंशन लेडर्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस व्हीकल्स में, तो इन सब जगह इसको यूज किया जाता है अलॉइंग पर्पस के लिए, अलॉय बनाने के लिए। क्रोमियम का यूज डेकोरेटिव पर्पस के लिए और कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग्स में यूज किया जाता है। कल आपने देखा ही था कि जब हमने स्टेनलेस स्टील की बात की थी तो हमने देखा था स्टेनलेस स्टील में मिनिमम 10.5% क्रोमियम होता है और इसकी जो वैल्यू 18% तक जा सकती है, जिससे उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये टफनेस इंक्रीज करता है, वियर रेजिस्टेंट है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, और डेकोरेटिव सरफेस बनाने में इसका यूज किया जाता है। निकल का यूज एज अ प्लेटिंग मटेरियल होता है। जब इसकी पॉलिश की जाती है तो बहुत ज्यादा हाई शाइन हमें मिलती है। वाइड वर्किंग टेम्परेचर रेंज हमें देता है, यानी कि लो से हाई टेम्परेचर तक इसको यूज किया कर सकते हैं। इसका यूज भी बहुत सारे स्टील्स वगैरह में एलॉय पर्पस में यूज होता है। अभी हमने देखा कि निकल ब्रॉन्ज भी होता है, और कल हमने देखा था कि स्टील बनाने में भी स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम होता है और 8% निकल होता है। निकल का यूज मैग्नेट्स में, हीटिंग एलिमेंट्स में, थर्मोकपल्स में, रिचार्जेबल बैटरीज में इनमें यूज होता है। और निकल सिल्वर का यूज ज्वेलरी और कॉइन्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। इसके बाद आता है गोल्ड एंड सिल्वर। ये बहुत प्रीशियस मेटल्स होते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट पर यूनिट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये प्लेटिंग मटेरियल्स हैं और इनका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सॉफ्ट होते हैं प्योर फॉर्म में यूज करने के लिए, लेकिन इनको कॉपर, निकल और प्लेटिनम के साथ अलॉय करके यूज किया जाता है। इनका यूज डेंटल कैप, क्राउन एंड फिलिंग्स में किया जाता है। सिल्वर का यूज फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह में भी किया जाता है, और आजकल फोटोक्रोमेटिक लेंसेज वगैरह में भी सिल्वर यूज किया जाता है। सिल्वर का यूज ब्रेजिंग अलॉयज में और लॉन्ग लाइफ बैटरीज वगैरह में यूज किया जाता है। सिल्वर और सिल्वर के कंपाउंड्स क्रीम, ऑइंटमेंट वगैरह में भी, मेडिसिनल पर्पस में भी यूज किए जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड का यूज जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसका सीड क्लाउड बनाने में किया जाता है। प्लेटिनम निकल ओर से हमें जो 6 मेटल मिलते हैं उसमें से एक होता है। ग्रुप ऑफ 6 मेटल जो इरिडियम, ऑस्मियम, पैलेडियम, रोडियम, रुथियम और प्लेटिनम, ये 6 मेटल्स होते हैं जो हमें निकल ओर से मिलते हैं। इनमें से प्लेटिनम की एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग्स में, कैटलिस्ट में,
हाई रेजिस्टेंस फर्नेस वायर में, कैटालिटिक कन्वर्टर्स में, इसमें सब में प्लेटिनम यूज़ किया जाता है। प्लेटिनम का काफ़ी यूज़ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स में, मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट्स में और फाइन ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। प्लेटिनम गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसके बाद आता है रिफ्रैक्टरी मेटल्स। रिफ्रैक्टरी मेटल्स वो होते हैं बेसिकली जो रिफ्रैक्टरीज वगैरह में यूज़ होते हैं। ये 3600 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और कुछ का तो इनमें से 60 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस तक इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें इरिडियम, ऑस्मियम, रुथियम आते हैं और क्रोमियम, कोलंबियम, हाफनियम, मॉलिब्डेनम, नीबियम, रिनियम, टेंटेलम, टंगस्टन और वेनेडियम, इन सब का यूज़ भी इनको मिक्स करके किया जाता है। जहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी चाहिए फर्नेस वगैरह में, इनका यूज़ किया जाता है। टाइटेनियम एक लाइट वेट स्ट्रॉन्ग मेटल है। ये इंपॉर्टेंट मेटल है एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर हाई स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हो। तो मेडिकल फील्ड में भी इंस्ट्रूमेंट और आर्टिफिशियल जॉइंट्स वगैरह बनाने में ये यूज़ किया जाता है। ये एज अ पिगमेंट भी यूज़ किया जाता है, स्पेशली वाइट पेंट में टाइटेनियम ऑक्साइड एज अ वाइट पिगमेंट यूज़ किया जाता है। वाइट मेटल्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइट मेटल्स पूछा जाता है कई बार। वाइट मेटल्स में एंटीमनी, बिस्मथ, कैडमियम, लेड, टिन और जिंक आते हैं। इनमें से लेड, टिन और जिंक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड प्लम्बिंग और प्लम्बिंग रिलेटेड यूजेस में बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, जैसे सोल्डर्स है, पाइप फिटिंग्स हैं, इन सब में यूज़ होता है। इसको हम लो हीट से ही इजीली फॉर्मिंग कर सकते हैं। ये कोरोजन रेजिस्टेंट है और डक्टाइल है। लेड का जो दूसरा यूज़ है वो है गैसोलीन या पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने का, ऑक्टेन बढ़ाने का। आजकल के जो पेंट्स और फ्यूल्स है उसमें लेड नहीं होता। अब जो लेड का यूज़ है वो स्टोरेज बैटरीज में यूज़ किया जाता है, बैटरी प्लेट्स वगैरह बनाने में। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको रेडिएशन शील्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। जब किसी रेडियोएक्टिव मटेरियल को डिस्पोज करना होता है तो उसको लेड के चैम्बर में ही डिस्पोज करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, लेड जो है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। टिन सोल्डर में मेजर कंपोनेंट होता है। ये एलॉइंग एलिमेंट और प्लेटिंग एलिमेंट दोनों की तरह यूज होता है। कॉपर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बताया कि ये एलॉय यूज किया जाता है। अभी हमने कॉपर के एलॉयज के बारे में बात की थी। कोरोजन रेजिस्टेंट होने के लिए बहुत सारे मेटल्स पे इसकी प्लेटिंग भी की जाती है, क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट है। जिंक स्टील के लिए एज अ प्लेटिंग मेटल यूज किया जाता है। उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को, जब जिंक की प्लेटिंग करते हैं और जो स्टील हमें मिलती है गैल्वेनाइजेशन के बाद उसे कहते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील। नेल्स पे, शीट्स पे जो ग्रेइश कोटिंग होती है वो जिंक की ही होती है। नॉन फेरस मेटल्स में इसको एज अ एलॉइंग एलिमेंट भी यूज किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को पेंट वगैरह में, जिंक ऑक्साइड का यूज पेंट में, ग्लास में, सीमेंट में और मेडिसिन में किया जाता है। इसके बाद आता है एंटीमनी, बिस्मथ, कैडमियम। ये भी वाइट मेटल्स हैं। एंटीमनी का भी सोल्डर में यूज किया जाता है और नॉन फेरस मेटल में एज अ एलॉइंग एलिमेंट यूज किया जाता है। बिस्मथ के लिए भी हम यही कह सकते हैं कि इसकी लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है मरकरी के अलावा। मेटल्स की क्लास में मरकरी को छोड़ के बिस्मथ की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे कम होती है। कैडमियम एज अ प्लेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है और रिचार्जेबल बैटरीज, जो निकल कैडमियम बैटरीज होती है उसमें यूज किया जाता है। ये कंट्रोल रॉड्स में भी यूज, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रॉड्स में एज अ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और लास्ट में जिरकोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में की स्ट्रक्चर बनाने में यूज किया जाता है और फ्यूल की शील्डिंग में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन कम होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।